पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से केस के बाद जो है वो मुलाकातें हुई हैं। अंदर की खबर निकाली है, जो प्लानिंग की है डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, लेकिन अगर बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई तो प्लानिंग मुझे लगता है कि बड़ी कारगर साबित होगी और जो इलेक्शन के नताइज आएंगे फैसला साज हैं, इलेक्शन को मैनेज करने वाले हैं, उनके लिए हैरान कुन हो सकते हैं। और इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ आज मिला है। आज शाहजेब खानजादा खावर मानेका, उसमें तो उन्होंने उड़ा के रख दिया खावर मानेका को और बहुत से ऐसे वैलिड क्वेश्चंस किए जिनके आंसर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी जगह पे नॉकआउट कर दिया कि आप यहाँ बताएं, आप बेनिफिशरी रहे हैं, आपकी फैमिली बेनिफिशरी रही है, डिवीजन है आपकी साहिवाल, उसके आप एक तरह डिफेक्टो सीएम थे, आप वहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग सारे मामला करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, एक तो जो खावर मानेका साहब का इंटरव्यू है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से आज केस के बाद जो है वो मुलाकातें हुई हैं वकला की, जहाँ से हमने कुछ अंदर की खबर निकाली है और पीटीआई ने आने वाले इलेक्शन के लिए जो प्लानिंग की है, और वो शायद ऐसी प्लानिंग होगी कि खान साहब ऑल तो जेल में हों, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, लेकिन अगर बल्ले का निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई तो प्लानिंग मुझे लगता है कि बड़ी कारगर साबित होगी। एक लंबी प्लानिंग है इलेक्शन के टिकट्स और इलेक्शन कंटेस्ट करने के हवाले से। तीसरा, आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी अदालतों में पेश हुए हैं और इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ आज मिला है कि हाई कोर्ट ने साइफर केस का जो जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार दे दिया है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन के हवाले से प्लानिंग है ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 77 डेज 77 रोज़ बाकी हैं इलेक्शन की दिन के लिए। पोलिंग शुरू होगी और ख़त्म होगी इलेक्शन का दिन। उससे पहले आपको पता है 54 डेज़ इलेक्शन कंपेन, कागजात नामजदगी जमा करवाना, कैंडिडेट उससे पहले सिलेक्शन होगी, लिहाजा भी कुछ तरह कम ही रोज़ बाकी है। ऑलमोस्ट एक माह से भी लेस देन वक्त बचा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के पास भी। बाकी पार्टीज़ ने तो उम्मीदवार से कागजात नामजदगी के हवाले से दरख्वास्तें और टिकट के हवाले से जो है वो पैसे वसूल करके जो पूरा तरीक़ाकार है जो पार्टियां करती हैं, लाख 2 लाख जो सिक्योरिटी होती है वो लेकर टिकट्स के हवाले से एप्लीकेशन ले ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से ओपन हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम आज आपको खबर दे रहे हैं कि 1500 कैंडिडेट्स पूरे मुल्क से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। मतलब 1500 लोग जिनको अब आगे कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकट्स दी जाएंगी। ये अभी कह लें कि इब्तदाई तौर पे शॉर्ट लिस्ट है और इसमें भी एक जो बड़ी तादाद है वो किन की है, ये असल ख़बर है कि वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले या ऐसे लोग जो बार के इलेक्शंस में और जो ज़िली सतह पे अपनी अपनी जो बार्स हैं वहाँ पे एक्टिव हैं, वकला विंग्स का हिस्सा रहे हैं, उनको ज़रा तरजीह दी जाएगी इस पूरे मामले में। अब प्लानिंग क्या है, 1500 लोगों ने दरख्वास्तें दे दी हैं और उनको जो है कह लें कि शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी तक उसको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरी की पूरी प्लानिंग को फ़िलहाल ज़रा वो सीने से लगा के बैठी हुई है। कमेटी जो है वो काम कर रही है क्योंकि उनको भी मालूम है कि अभी पूरा मामला अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल आने में अब सिर्फ 10 रोज़ तकरीबन जो है वो बाकी हैं, तो उसके बाद बड़ी तेज़ी से सारी चीज़ें चलेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1500 मैंने बता के आपको दरख्वास्तें लेनी हैं और जो प्लानिंग है वो ये है कि पहले नंबर पर ये फैसला किया गया कि हर सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे इब्तदाई तौर पे। उनमें 2 सियासतदान होंगे जो इलाके के नोटेबल्स होंगे, जो हल्के की सियासत जानते होंगे, जो पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले भी हिस्सा रह चुके होंगे या पिछली असम्बली में वो रुकन कौमी असम्बली रह चुके होंगे या हार चुके होंगे। सबसे पहले तरजीह उनको दी जाएगी इस बार भी। दूसरे नंबर पे ऐसे नौजवान जो एक्टिव हैं, दिलेर हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, इलाके में भी से हैं, उनकी पढ़े लिखे हैं, उनको जो है वो रखा जाएगा। जबकि तीसरे नंबर पे जो प्लानिंग की गई है वो ये है कि हर हल्के में, वो चाहे कौमी असम्बली का हो चाहे वो सूबाई असम्बली का हो, उसमें एक वकील को लाजमी टिकट दी जाएगी। एक ऐसा बंदा जिसने लॉ किया हुआ है और प्रैक्टिसिंग लॉयर है, अपने कचहरी में वो सियासत करता है और प्रैक्टिस करता है, उसको लाजमी टिकट दी जाएगी। इसका ये प्लानिंग इसलिए की गई है कि अगर पहले 2 लोग सियासी लोग कोई ना कोई केसेस भी अगर उन पे बन जाते हैं, कोई ना कोई प्रेशर भी अगर आ जाता है, कोई वीगो कुछ ऐसा वैसा कुछ इस तरह का मामला भी अगर होता है तो शायद वो उस तरह से प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते और बैक फुट पे हो जाते हैं। वकला हमने देखा क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है, 2007-8 से जब से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की एक तहरीक पाकिस्तान में चली है तो वकला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक, वाइब्रेंट और मजबूत नज़र आई है।
वो इफ्तिखार चौधरी की तहरीक हो, उसके बाद भी बहुत से मामला हमने देखे हैं। बल्कि वकला का ये थोड़े से हट के है, अक्सर हम उस पर बात भी कर लेते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, वकला गर्दी, वो लाहौर जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या इस्लामाबाद में कोई मसला हो, इवन जजेस के साथ जो मामला हो रहे हैं, इवन साइलिन के साथ जो मामला हो रहे हैं, अक्सर पुलिस के साथ जो मामला होते हैं, हम उसको एक नेगेटिव वे में लेते हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी जो पावर है वो उसको नेगेटिव यूज़ करें, पॉजिटिव यूज़ करें, वो उसको हम अलग से ज़ेर बहस ला सकते हैं, उस पर अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल यही फैसला किया गया कि हर हल्के में एक वकील को लाजमी टिकट दिया जाएगा, 3 में से 1 वकील होगा। अब ये चेयरमैन पीटीआई ने ये सारी की सारी प्लानिंग जेल में बैठ के की हुई है। अपने जो लोग उनको मिलने जाते हैं उनको आराम से पैगाम दे दिया जाता है, आप इसको इस तरह मैनेज कर लें, आप इसको इस तरह मैनेज कर लें, आप उसको इस तरह मैनेज कर लें। वो जेल में हैप्पी हैं, सेहतमंद हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं। आज भी वकला से उन्होंने मुलाकात की, फैमिली के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकातें करते हैं। साथ साथ ये सारी की सारी जो मैसेजिंग है वो हो रही है और साइलेंस रहकर, साइलेंट रह के, मतलब कहीं उसकी कोई आपको कोई नॉकिंग नज़र नहीं आ रही, कोई बाज गश्त नज़र नहीं आ रही। और हम अक्सर देखते हैं प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि स्पेशल कमेटी है, सियासी कमेटी है और इस तरह के जो मामला थे उनकी प्रेस रिलीज़ आती है, उसका कोई फ़िज़िकल इजलास नहीं होता, जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये जो सारे मामला थे इस तरह कर कर चलाए जा रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सरप्राइज़ होगा अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। और अगर बल्ले का निशान होता है बैलेट पेपर पर तो ये एक बड़ी उनकी कामयाबी होगी और जो इलेक्शन के नताइज आएंगे 8 फरवरी की रात को, शायद वो आपके लिए, मेरे लिए और ये पूरी कौम और पूरे जो फैसला साज हैं, इलेक्शन को मैनेज करने वाले हैं, उनके लिए हैरान कुन हो सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल है अगर ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह चली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है। दूसरा, शाहजेब खानज़ादा मुल्क के नामवर एंकर हैं और अनबाइज्ड, और उनका प्रोग्राम एक जानदार कंटेंट, और उसके हवाले से आज आपको बल्कि मज़े की बात बताऊं थोड़ा सा हम उनके हवाले से, क्योंकि उनको देखते हैं तो जो हमने बड़े जियो के क्लोज उनके जो सर्कल है उधर से चेक किया और पता किया कि प्रोग्राम, ये पहले पता किया था कि प्रोग्राम करते किस तरह है, उनका तरीकाकार किस तरह है। क्योंकि उनको पकड़ पाना मेरे ख्याल से अभी तक हमने देखा जो फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे और वो सलीम साफ़ी के टॉक शो में चले गए और वहाँ सलीम साफ़ी साहब को पढ़ गए। अक्सर लोगों को इस तरह पढ़ जाते थे और लोग बैक फुट पे हो जाते थे जब फवाद साहब बोलते थे। लेकिन फवाद साहब की भी काम पे टांगती थी जब वो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जाते थे। तो शाहजेब साहब का जो तरीकाकार है वो अपना प्रोग्राम का कंटेंट सारा खुद बैठकर तरतीब देते हैं। अमूमन एंकर जो हैं कुछ अच्छे नाम इस तरह के हैं जो कंटेंट पे काम करते हैं, लेकिन अमूमन एंकर जो प्रॉम्प्टर पढ़कर, सवालात पढ़कर और इंट्रो एक्सट्रो पढ़कर प्रॉम्प्टर पर प्रोग्राम करते हैं, उनकी उस तरह से रिसर्च वर्क नहीं होती, ग्रिप नहीं होती। इसलिए जब भी वो कोई आगे बढ़ के निकलने की, खेलने की कोशिश करते हैं तो क्लीन बॉल्ड हो जाते हैं, स्टैंप आउट हो जाते हैं। मतलब जो ओपोनेंट बंदा बैठा होता है अगर थोड़ा सा भी तगड़ा है तो उनको पकड़ लेता है। लेकिन शाहजेब को पकड़ा नहीं जाता, उसकी रीज़न ये है, या पकड़े जा नहीं सकते कि उनका कंटेंट बहुत सख्त है, उसको मेहनत करते हैं। अगर दिन के टाइम भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो सवालात भी अपने जो मेहमान हैं उससे वो खुद करते हैं। अमूमन जो ये तरीकाकार, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग खुद भी करते हैं, देखते हैं चीज़ें, जर्नलिस्ट हैं, तो बहुत से प्रोग्राम इस तरह होते हैं जो पार्ट्स में रिकॉर्ड होते हैं। उनका जो फॉर्मेट है उसमें 3-4 वो उनका जो फॉर्मेट है उसमें 3-4 इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी बार वो प्रोग्राम मरहलावार जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, एक वन गो में प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। तो जब भी बीच में सवालात करने हो, सारी चीज़ें करनी हो, वो खुद करते हैं। अपने प्रोग्राम का इंट्रो ऑल दो प्रॉम्प्टर के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन वो इतना जानदार इंट्रो होता है कि सारा रिसर्च वर्क के बाद वो इंट्रो शाहजेब जो है वो खुद अपने कलम से लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। एंड में एक और आपको चीज़ बता दूं कि जो आप सोशल मीडिया पे जो क्लिपिंग देखते हैं उनके प्रोग्राम की, वो क्लिपिंग तक वो खुद बैठ कर कटवाते हैं कि ये क्लिप डाल लें, ये डाल लें, ये डाल लें। तो मतलब एक जानदार किस्म का उनका प्रोग्राम होता है। कल उन्होंने खावर मानेका साहब का इंटरव्यू किया। अमूमन हमने देखा जो पिछले 3-4 इंटरव्यूज़ हुए उसमें कामरान शाहिद का इंटरव्यू हो, उसमें आदिल शाहजेब साहब का इंटरव्यू हो, उसमें मुनीफ फारूक साहब का इंटरव्यू हो, उसमें थोड़ी ज़रा झोल था। वो यूँ लग रहा था कि ये एंकर अपनी भी जान बचाने के लिए कुछ ऐसे सवालात कर रहे हैं। शेख साहब कोई प्रेशर तो नहीं है, या आप खुद आए हैं ना, वो कामरान शाहिद ने कहा आप किस तरह मेरे घर आना चाहते थे, आप खुद आए हैं ना मेरे घर, ठीक है ना। मतलब इस तरह था, थोड़ी देर जान छुड़वाने की और ज़रा ये कोशिश की जा रही थी कि ऐसा तासुर चला जाए कि सारी चीज़ें, माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन शाहजेब को जो मौका मिला, उन्होंने जिस तरह से खावर मानेका को प्रोग्राम के पहले पार्ट में बोलने दिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने साथ जो आप बीती है उसको सुनाया। उसको और बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको बात कर सकते हैं, उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं। लेकिन जो पूरी चीज़ें हैं इस पर तो बहुत से लोग पहले ही बातें कर चुके हैं कि कोई किसी के घर जाए और इस तरह, और जो साबका खातून अव्वल हैं उनकी जिस तरह के पहले 27-28 साल का रिलेशन, बच्चे,
आगे बच्चे मैरिड, उसके बाद इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में उसको उस तरह से अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत से लोग अभी से बात कर रहे हैं कि निजी लाइफ है, फलाना है फलाना। ये निजी लाइफ नहीं है। जब आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो फिर आपकी उस तरह से निजी लाइफ नहीं है। लोग इस पर बात भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, जिस तरह आप दूसरे लोगों के ऊपर करते हैं। अगर कोई बोल रहा है तो उसके बोलने के एक्सेंट भी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, उसका आना जाना उठना बैठना हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है। तो ये इसलिए डिस्कस हुआ। खावर मनेका साहब के साथ जो उन्होंने पहले पार्ट में बातें की वो कुछ नई नहीं है। ये सारी की सारी बातें मुझ समेत जितने जर्नलिस्ट हैं उनको भी मालूम है और आधी कौम को भी मालूम है। सारी की सारी बातें, इसमें कुछ नया नहीं था, सारी बातें ऑलरेडी आ चुकी हैं। प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है, असल जान उसमें थी जहाँ पे शाहजेब खानज़ादा खावर मानेका के ऊपर उन्होंने उनको एक तरह नेकेड कर दिया, बहुत सी जगहों पे नॉकआउट कर दिया कि आप यहाँ बताएं, आप बेनिफिशरी रहे हैं, आपकी फैमिली बेनिफिशरी रही है, आपकी जो बेटी हैं उनकी जो निकाह है, दूसरा निकाह उनका जो हुआ था वो हरमैन शरीफैन में हुआ और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। खान साहब भी उम्रे पे गए लेकिन उसमें तो शरीक नहीं हुए, लेकिन जो साबका खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी, उस निकाह की तकरीब में वो शरीक थी। आप ज़िला पाकपतन और डिवीजन है आपकी साहिवाल, उसके आप एक तरह डिफेक्टो सीएम थे। आप वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारे मामला करते थे, जो वहाँ पे डीपीओ के साथ मामला हुए। उसके बाद जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं और एहसन जमील गुजर के साथ जो आपका ताल्लुक़ है और बुज़दार के साथ जो चीज़ें होती रहीं, आपके जो असासाजात बढ़े, इस तरह के जो सवालात किए वो वाकई बड़े टफ थे। और खावर मनेका बहुत जगह वहाँ पे हमें थोड़ा शेकी नज़र आए, थोड़ा कन्फ्यूज़ नज़र आए उनके जवाबात देने में। तो एक बड़ा बैलेंस इंटरव्यू था। और एक इस तरह का इंटरव्यू अमूमन जिस तरह मैंने बताया कि 3 पहले इंटरव्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही फुल टॉसें दी जा रही थी और लग रहा था कि प्लांटेड चीज़ें, लेकिन इस इंटरव्यू में पहले पार्ट में उन्होंने बोलने दिया, सवालात किए, उधर भी काउंटर क्वेश्चन किए, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट था उसमें तो उन्होंने उड़ा के रख दिया खावर मनेका को और बहुत से ऐसे वैलिड क्वेश्चंस किए जिनके आंसर आना बहुत ज़रूरी है। और खावर मनेका साहब का जो पूरा स्टैंस था और जो सारी चीज़ें थी, अब इसमें छोटा सा मैं आपको वाक़या सुना दूँ। ये साल 2016 की बात है। मैं चैनल 24 में मुल्तान में बहैसियत एक कॉरेस्पॉन्डेंट में काम करता, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मुझे 6 या 7 मुहर्रम को गालबन दरबार पाकपतन भेजा गया। वहाँ पर बहिश्ती दरवाज़ा खुलता है, उसकी तकरीबात को कवर करने के लिए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ जो सारा कैमरा से लगे थे, हमने अपना कैमरा लगा दिया। जो चैनल का माइक लोगो होता है वो मैं भूल गया। मेरे पास उसकी ये बहुत सी चीज़ें मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ अभी। वो मेरे जो बीपर्स हैं उसकी तस्वीर है। तो जब मैं दोबारा गाड़ी में लोगो लेने गया तो सामने मैं क्या देखता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और ये खावर मानेका साहब दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। ये स्टेज से चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। तो एकदम मैंने अपने मोबाइल से इनकी फुटेजेस बनाई। ये बैक साइड से डोर से अंदर चले गए और वो 24 न्यूज़ ने उस पर मेरा भी पढ़ लिया। तो बाकी लोगों को फिर पता चला कि खान साहब यहाँ पे आए। तो मैंने लोगों से पूछा ये खावर मानेका कौन है। उन्होंने बताया ये इमरान खान के दोस्त हैं। मतलब ये खान साहब की अपनी भी उनके साथ जो है दोस्ती और ये वजह शोहरत थी। और खान साहब उस टाइम पॉपुलर लीडर थे तो मानेका साहब बड़े उनके साथ थे, क्लोज थे। ये मैं 2016-17 की आपको बात बता रहा हूँ। बाकी ये पूरा मामला कुछ पहला नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मरहूम कंदील बलोच अपनी ज़ुबानी बता चुकी हैं। उन्होंने सबसे पहले ये नाम लिया था पिंकी पीरनी। आप जानते हैं कि पिंकी पीरनी कौन है। खान साहब आजकल उनके मुरीद हैं। जब वो ज़ुबान पार खान साहब के घर के बाहर गई थी वहाँ उन्होंने ये सारी बातें कही थी। और वो उनके बहुत से इस तरह के क्लिप्स सोशल मीडिया पे भी थे जो बाद में हटा भी दिए कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी भी आपको मिल जाएंगी। तो उन्होंने बताया था पिंकी पीरनी कौन है और उन्होंने कुछ सस्पिशियस किस्म की बातें उस टाइम भी की थी कि क्या ताल्लुकात हैं, क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं और कैसे नहीं हो सकती। तो ये अब देख लें कि ये इसकी पूरी सूरत हाल है। बाकी ये हमारी सोसाइटी, लोगों को फ़ैसला करना है कि करैक्टर किसी का क्या है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सियासी शख्सियात हैं, आप जिसकी भी दुम हटाएंगे नीचे आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी। सब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। थैंक यू सो मच।